हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आपके लिए हमने जो एमएचटी सीईटी एंड एमएचबीएससी नर्सिंग सीईटी 2025 के लिए जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, उस एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 4, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेवल 1। आज के सेशन में हम अप्रोक्सीमेटली 25 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का वेटेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 to 6 मार्क्स का इसका वेटेज है। तो इस चैप्टर को आपको ऑप्शन में तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। इस चैप्टर का पहले आप वन शॉट वीडियो देखो, लास्ट ईयर का जो हमने वन शॉट वीडियोस आपको प्रोवाइड किया है, प्लस उसके बाद टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, और टेक्स्ट बुक रीडिंग करने के बाद आप ये एमसीक्यू सीरीज देख सकते हैं। एमसीक्यू सेशन देखते वक्त अपने सामने नोटबुक रखो। जब नोटबुक रखोगे और जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले होगा तो पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर लिखो और फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करो। ऐसे आपको पूरा सेशन के एंड तक करना है और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको आज के सेशन में कितने मार्क्स मिले, कितने एमसीक्यूज आपके राइट आए। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपको फ्री मॉक टेस्ट देने नहीं मिलेगा। ऐप पर हमने स्पेशली आपके लिए 2 मॉक टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री रखे हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आप अपनी डिटेल्स वगैरह डालने के बाद जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाइंस आती है, वो 3 लाइंस के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई देगा फ्री मटेरियल, और इस फ्री मटेरियल पे जाके आप अपना टेस्ट वाला ऑप्शन ओपन करो और वहां पे आपको 2 मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे। प्लस आपको बहुत सारी चीजें और भी फ्री में मिलेंगी। बीएससी नर्सिंग का सैंपल पेपर फ्री में मिलेगा, साइंटिस्ट के नाम वाली पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी, और ये सारी चीजें आपको सीईटी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगी। अगर आप अपनी सीईटी की प्रिपरेशन थोड़ा डिटेल में करना चाहते हो, लाइव लेक्चर के साथ साथ आपको अगर एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं तो आप वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको 22 मॉक टेस्ट फ्री में मिलेंगे, प्लस आप लाइव लेक्चर अटेंड कर पाओगे। और अगर आपको लाइव लेक्चर अटेंड नहीं करना है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देखना है, आपको पीडीएफ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप हमारा सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू सेशन के साथ। ये रहा पहला क्वेश्चन। द एक्चुअल नंबर ऑफ जीन्स इन मैन इज अराउंड डैश। ह्यूमन में एक्चुअली कितने नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपके चैप्टर नंबर 4 का एंड वाला टॉपिक है। कुछ टेबल नंबर 4.10 वाला टेबल रहेगा। बताओ क्या आएगा इसका आंसर। ह्यूमन में एक्चुअली कितने जीन्स प्रेजेंट होते हैं, 33,000। देखो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ह्यूमंस में एस्टिमेटेड नंबर ऑफ जीन विच इज प्रेजेंट इज 33,000। बेस पेयर्स बोला तो 3 बिलियन। सो इसमें से आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक्सप्लोर्ड अ न्यू एरिया इन बायोलॉजी कॉल्ड एज डैश। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के वजह से कौन सा नया फील्ड स्टार्ट हुआ बायोलॉजी में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बेसिकली हम डीएनए सीक्वेंसेस की स्टडी करते हैं, और जब हम डीएनए सीक्वेंसेस की स्टडी करते हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए जो नया फील्ड डिजाइन किया गया वो था बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यस, सो द न्यू फील्ड व्हिच वाज डेवलप्ड वाज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट, एलेक जेफरीज डेवलप्ड द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, द जेनेटिक मार्कर ही यूज्ड वाज। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक समझने के लिए कौन से फ्रेगमेंट्स यूज किए जाते हैं डीएनए के। यस, बताओ। Alec Jeffreys developed the DNA fingerprinting technique and the genetic marker he used was, क्या आएगा, कौन सा जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग का मार्कर यूज किया था, VNTR। व्हाट इज VNTR, ये देखो एलेक जेफरी ने, ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट डॉक्टर एलेक जेफरी गेव फर्स्ट फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, और ये टेक्निक सक्सेसफुल करने के लिए VNTR सीक्वेंसेस यूज किए गए थे। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मूव्स। इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस करते टाइम डीएनए कहां से कहां मूव होता है। हमारा जो डीएनए है इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, बराबर, अवर डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस करते टाइम ये डीएनए कहां से कहां मूव होता है, ये नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ मूव होता है। कहां से कहां मूव होता है, इट मूव्स फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल। सो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
द परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ पर्सन इज डैश। तो ये मैंने आपको थियोरी पढ़ते वक्त बताया था कि हर एक ह्यूमन में कितना % डीएनए सिमिलर होता है। बताओ किसको किसको याद है, ये लाइन डायरेक्ट थियोरी से ली गई है। व्हाट % ऑफ डीएनए इज सिमिलर इन ऑल द ह्यूमन स्पीशीज? Approximately 99% of DNA is similar. Approximately 99% of nucleotide sequence is similar in all the person. और वो जो 0.1% डिफरेंस होता है, वो 0.1% डिफरेंस हम VNTR की मदद से डिटेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, VNTR कितने सीक्वेंसेस से बनता है? मिनिमम और मैक्सिमम कितने सीक्वेंसेस से हमारा वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स बनता है? अभी जस्ट इसके पहले जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी उसमें लिखा था। Yes, VNTR minimum 20, maximum 100 base pairs से बनता है। These are sequences which are formed of 20 to 100 base pairs, और ऐसे sequences को बोलते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, क्योंकि यही सीक्वेंस आपके और मेरे अंदर अलग है, बाकी आपका और मेरा 99.9% डीएनए सेम है। नेक्स्ट, द टेक्निक डेवलप्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्सन विद द हेल्प ऑफ डीएनए रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस इज नोन एज डैश। डीएनए रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से जो टेक्निक हम डेवलप करते हैं उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? द टेक्निक डेवलप टू आइडेंटिफाई पर्सन विद द हेल्प ऑफ डीएनए रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस इज नोन एज डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोल सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी बोल सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। डीएनए रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस की मदद से हम डीएनए प्रोफाइलिंग करते हैं। नेक्स्ट, द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स इन लैक ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई इज। ये देखो, ये अपना लैक ओपेरॉन है, यहाँ पे आई जीन है, यहाँ पे प्रमोटर जीन है, यहाँ पे ऑपरेटर, यहाँ पे जेड, यहाँ पे वाई, यहाँ पे ए। जेड वाई ए स्ट्रक्चरल जीन्स पूछा है, तो ये अपने स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। दीज आर स्ट्रक्चरल जीन्स। तो स्ट्रक्चरल जीन्स का सीक्वेंस क्या आएगा? पहले जेड, फिर वाई, फिर ए, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये देखो कहाँ गया, हाँ, जेड वाई ए। Next, in lac operon model, lactose act as dash। तो lactose कैसा काम करता है lac operon मॉडल में? Yes, in lac operon model, lactose act as inducer। lactose के वजह से ही हमारा Z, Y और A जीन्स mRNA बनाना स्टार्ट करते हैं। सो lac operon में lactose कैसा काम करता है? ये इंड्यूसर का काम करता है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन द mRNA इज नोन एज डैश। मतलब ये मेरा mRNA है, इसके पास कोडॉन्स हैं और इसके ऊपर राइबोसोम है। तो ये राइबोसोम जब आगे आगे शिफ्ट होता है, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ये अपना ट्रांसलेशन प्रोसेस है। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में जब mRNA पीछे जाता है और राइबोसोम आगे आगे जाता है, तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। करेक्ट। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। बोथ सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम मूव अलोंग विद इन रिलेशन टू tRNA एंड mRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो कैसे राइबोसोम आगे आगे मूव हो रहा है, नया tRNA आता है, राइबोसोम आगे मूव होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द DNA strand which is oriented in 5' to 3' direction and is not involved in RNA synthesis is called as dash. So which DNA strand is oriented in 5' to 3' direction and which is not involved in RNA synthesis? मतलब ऐसा स्ट्रैंड जिसके पास मैसेज है पर वो खुद काम नहीं करेगा, वो सिर्फ मैसेज देगा। तो ऐसा कौन सा स्ट्रैंड है? सेंस स्ट्रैंड। ये देखो, ये 5' to 3' के डायरेक्शन में प्रेजेंट है। ओके, ये खुद कुछ काम नहीं करता, इसके पास कोडवर्ड्स है, पर इसकी मदद से हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड बनता है और टेम्पलेट स्ट्रैंड की मदद से हमारा mRNA बनता है। ये दोनों साथ में काम करते हैं। ये सिर्फ नाम के लिए प्रेजेंट है, इसके पास सिर्फ कोडवर्ड है, सो इसको हम बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डॉग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? सेंट्रल डॉग्मा का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? यस, सेंट्रल डॉग्मा का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार फ्रांसिस क्रिक ने इंट्रोड्यूस किया था। ये देखो, सेंट्रल डॉग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाज पोस्टुलेटेड बाय FHC क्रिक। नेक्स्ट,
Which of the following represents a complementary codon on RNA for DNA codon ATG? अच्छा, अगर मेरे पास DNA है और DNA के पास ATG वाला सीक्वेंस है, तो इससे जो mRNA बनेगा उसके पास कौन सा कोडॉन होगा? कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन होगा। A के सामने हमेशा T आता है, लेकिन ये RNA है ना, RNA में हम क्या करते हैं? वी रिप्लेस थाइमिन विथ यूरेसिल, तो यहाँ T नहीं आएगा, यहाँ U आएगा, T के सामने A आएगा और G के सामने क्या आएगा? C। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है बताओ? ये आंसर आप चैट बॉक्स में टाइप करो। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ RNA polymerase are required in nucleus of eukaryotes for RNA synthesis? How many types of RNA polymerases are required? कितने टाइप के RNA polymerase चाहिए RNA बनाने के लिए? मतलब mRNA बनाना है हमको, rRNA बनाना है और tRNA बनाना है। mRNA बनता है पॉलीमरेज 2 से, rRNA बनता है पॉलीमरेज 1 से और tRNA बनता है पॉलीमरेज 3 से। तो कितने RNA पॉलीमरेजेस चाहिए? 3 RNA पॉलीमरेज चाहिए। ये देखो, ये वाला जो पैराग्राफ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्टीरिया में mRNA को कोई पॉलीमरेज नहीं चाहिए क्योंकि उस छोटा सा बैक्टीरिया होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में हमको 3 अलग अलग टाइप के RNA पॉलीमरेजेस की जरूरत पड़ती है। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। RNA polymerase 1 will form rRNA, RNA polymerase 2 will form mRNA and RNA polymerase 3 will form tRNA। ये मैं कैसे याद रखती हूँ पता है? 3 को हम कैसे लिखते हैं? THREE, T से tRNA, मैं ऐसे याद रखती हूँ, तो मुझे ये याद रहता है हमेशा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इन यूकैरियोट्स mRNA इज सिंथेसाइज्ड इन, mRNA की लोकेशन कहाँ पे सिंथेसिस होता है? इसका लोकेशन क्या है? सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पे होगा ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे होगा ट्रांसलेशन। ये देखो, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो डीएनए से आरएनए बनता है न्यूक्लियस में और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है साइटोप्लाज्म में। तो ये याद रखो, ट्रांसक्रिप्शन हमेशा न्यूक्लियस में होगा। All the 3 types of RNA will be formed in nucleus और ट्रांसलेशन हमेशा साइटोप्लाज्म में होगा। मतलब प्रोटीन्स साइटोप्लाज्म में बनेंगे, क्योंकि प्रोटीन्स बनाने के लिए अमीनो एसिड्स चाहिए और अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, तो ये न्यूक्लियस में तो बन नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैसेंजर RNA हैज द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस, हाउ मेनी tRNA मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू डिकोड इट? पहले तो काउंट करो कितने कोडॉन्स है अपने पास। एक कोडॉन 3 नाइट्रोजन बेस से बनता है, सो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें एक भी स्टॉप कोडॉन नहीं है। ठीक है, तो ये 7 कोडॉन्स है आपके पास, तो 7 कोडॉन्स के साथ बाइंड करने के लिए 7 एंटीकोडॉन चाहिए, और एंटीकोडॉन किसके पास होता है? tRNA के पास होता है। तो कितने tRNA लगेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, कितने tRNA लगेंगे? जितना कोडॉन है उतना ही tRNA लगेगा। तो इसमें से आंसर क्या आएगा? यस, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 16, ये दोनों का आंसर आपको मुझे चैट बॉक्स में बताना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग DNA replication the term leading strand is applied to one of the strand which replicates in dash direction। नया स्ट्रैंड हमेशा याद रखो, न्यू स्ट्रैंड हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही बनता है, और लीडिंग स्ट्रैंड मतलब क्या होता है? कंटिन्यू स्ट्रैंड, मतलब ये वाला स्ट्रैंड कंटिन्यूअस है, तो ये स्ट्रैंड सीधा सीधा बन रहा है न्यू डायरेक्शन में, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम कंटिन्यूअसली। करेक्ट, लीडिंग स्ट्रैंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड। अरे ये इधर क्यों आ गया? ये गलत फोटो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, in eukaryotes replication of DNA takes place in dash phase of the cell cycle। देखो 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, 11th में सेल डिवीजन चैप्टर था, सेल डिवीजन चैप्टर में हमने सेल साइकिल पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था सेल साइकिल का 2 फेजेस होता है, एक होता है उसका इंटरफेज और एक होता है एम फेज। इंटरफेज को भी 3 फेजेस में डिवाइड किया था, G1 फेज,
S फेज, G2 फेज। तो कौन से फेज में, मतलब यहाँ पे S फेज आएगा, तो कौन से फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है? S फेज में। ये देखो यहाँ पे दिया है, ये 11th स्टैंडर्ड का डायग्राम है। S फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये आपको थियोरी में भी दिया है। इट अकर्स इन S फेज ऑफ द सेल साइकिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following heavy isotopes were used by Michelson and Stahl during their experiment? Michelson and Stahl जब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कर रहे थे तो इन्होंने कौन सा नाइट्रोजन का आइसोटोप यूज किया था? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तो कौन सा नाइट्रोजन का आइसोटोप यूज किया था? नाइट्रोजन 15। नॉर्मली नाइट्रोजन 14 इज द नॉर्मल आइसोटोप, लेकिन हेवी आइसोटोप की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन 15 इज द हेवी आइसोटोप। मीसलसन एंड स्टाल ने ऑक्सीजन वगैरह यूज नहीं किया था, नाइट्रोजन यूज किया था। तो आपको अगर नाइट्रोजन याद है तो डायरेक्ट एक ही ऑप्शन है, सीधा आंसर दे सकते हो। यस, देखो इधर दिया है, दे यूज्ड हेवी नाइट्रोजन फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। कहां गया? ब्ला 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 ब्ला। दिस इज नॉर्मल नाइट्रोजन, दिस इज हेवी नाइट्रोजन, हेवी आइसोटोप। ओके, नेक्स्ट। चलो लास्ट 5 क्वेश्चंस। इन यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कमेंसेस फ्रॉम, मतलब स्टार्ट फ्रॉम, सॉरी, तो यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन कहां से स्टार्ट होता है? यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स का डीएनए लंबा होता है, तो साइमल्टेनियसली एक साथ बहुत सारे लोकेशन में रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। मतलब समझो ये मेरा डीएनए है, ऐसे मल्टीपल लोकेशन में रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। प्रोकैरियोट्स में एक ही जगह पे स्टार्ट होता है, बट यूकैरियोट्स में मल्टीपल लोकेशन में एक साथ स्टार्ट होता है। इन यूकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स देयर इज ओनली वन रेप्लिकॉन, बट यूकैरियोट्स में क्या होता है? देयर आर सेवरल रेप्लिकॉन्स इन टैंडम। टैंडम मतलब रिपीट्स, ऐसे रिपीटेड बहुत सारे सीक्वेंसेस एक साथ रेप्लिकेट होते हैं, तो पूरा डीएनए का रेप्लिकेशन एक ही साथ खत्म हो जाता है। H1 हिस्टोन को हम क्या बोलते हैं? अभी ये एक हिंट है। H1 हिस्टोन क्या करता है? जब न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनता है तो डीएनए एंटर भी H1 से करता है और बाहर भी H1 से ही निकलता है। तो H1 हिस्टोन का दूसरा नाम क्या है? H1 हिस्टोन का दूसरा नाम है लिंकर हिस्टोन मॉलिक्यूल। व्हाट इज अनदर नेम फॉर H1 हिस्टोन? लिंकर हिस्टोन। ये क्या करता है? ये देखो, ये अपना H1 हिस्टोन है, ये हमारे डीएनए को लिंक करता है। मतलब यहां से आपका, सॉरी, यहां से आपका दूसरा न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो इट इज बेसिकली लिंकर प्रोटीन। द टोटल लेंथ ऑफ डीएनए एसोसिएटेड विथ ईच न्यूक्लियोसोम इज डैश बेस पेयर। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर डीएनए की कितनी लेंथ होती है? देखो, ये मेरा न्यूक्लियोसोम है, ये मेरा डीएनए है, फिर ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ H1 हिस्टोन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपना डीएनए 146 बेस पेयर का होता है। फिर ये बीच में ये जो पार्ट है ये 54 बेस पेयर का होता है। सो द टोटल लेंथ ऑफ डीएनए एसोसिएटेड विद ईच न्यूक्लियोसोम। तो अगर मैं टोटल लेंथ बोलूं, मतलब अगर मैं इस डीएनए की आपसे टोटल लेंथ पूछूं कि यहां से लेके यहां तक, मतलब ये मेरा डीएनए स्ट्रैंड है, तो ये जो पूरा डीएनए स्ट्रैंड है 146 प्लस 54 कितना बनेगा? टोटल लेंथ क्या होगी 146 प्लस 54 की? 200 बेस पेयर्स। ये देखो, टोटल लेंथ अगर हम देखें तो हमारे डीएनए का लेंथ कितना होता है? 200 बेस पेयर्स अराउंड द हिस्टोन न्यूक्लियोसोम। ओके, नेक्स्ट, विच हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन लिंकर डीएनए? अभी जस्ट अपन ने देखा एक क्वेश्चन पहले, लिंकर डीएनए कौन होता है? कौन सा हिस्टोन प्रोटीन लिंक करने में हेल्प करता है? देखो, H1, H2, H3, H2A, H2B, ये जो 3 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये ऑक्टाबर बनाने में हेल्प करते हैं। दीज आर प्रेजेंट इनसाइड। ये देखो, ये जो 3 प्रोटीन्स हैं H2A, H2B, H3, H4, ये सब अंदर है, बाहर लिंक कौन करता है? हु इज नोन एज द लिंकर डीएनए? यस, क्या आएगा इसका आंसर? हु इज नोन एज द लिंकर डीएनए? H1 हिस्टोन। करेक्ट, ये अपना लिंकर डीएनए है। नेक्स्ट, डैश कंटेन्स अबाउट 54 बेस पेयर्स। 54 बेस पेयर्स कहां प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोसोम्स के बीच में। ये मैंने बोला ना, यहाँ पे ये जो मेरा लिंकर डीएनए है यहाँ पे 54 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। सो विच पार्ट ऑफ द डीएनए कंटेन्स 54 बेस पेयर्स? लिंकर डीएनए। किधर गया?
146 बेस पेयर्स बीच में प्रेजेंट होते हैं, और जो कनेक्शन होता है ये एक न्यूक्लियोसोम का दूसरे न्यूक्लियोसोम से जो कनेक्शन होता है, ये दोनों के बीच का जो गैप है, यहाँ पे 54 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हर्शी एंड चेज यूज्ड डैश एंड डैश आइसोटोप्स टू लेबल डीएनए एंड प्रोटीन रिस्पेक्टिवली। अभी देखो, डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है, सो फॉस्फोरस आइसोटोप यूज किया हर्शी और चेज ने। ओके, प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है, तो सल्फर वाला आइसोटोप यूज किया। तो सल्फर का कौन सा आइसोटोप यूज किया, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, हम एस ऐसे लिखते हैं, सो S35, फाई और एस सेम पैटर्न में लिखते हैं ना, तो ये आप इजीली याद रख सकते हो। तो सल्फर का 35 वाला आइसोटोप, डैश एंड डैश आइसोटोप टू लेबल डीएनए, डीएनए के लिए फॉस्फोरस यूज करते हैं, तो पहला ऑप्शन फॉस्फोरस आना चाहिए, दूसरा ऑप्शन सल्फर आना चाहिए। सल्फर 35, मतलब सेकंड पोजीशन पे सल्फर 35 होना चाहिए, सो ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज शोइंग दिस मैच करेक्ट। ये देखो, सल्फर 35 एंड फॉस्फोरस 32। सो आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस राइट आए होंगे। अगर आपने अभी तक अपलोड नहीं किया, हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 फ्री मॉक टेस्ट हमने प्रोवाइड किए हैं, और ये मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली PYQs के ऊपर बेस्ड है। आपको बस ऐप लॉगिन करके फ्री मटेरियल में जाना है, और फ्री मटेरियल में जब आप जाओगे तो टेस्ट वाले सेक्शन में आपको ये दोनों फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आपको डिटेल में क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हमने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश कर दिए हैं। आपको लाइव लेक्चर भी मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा, 22 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लस चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, मतलब बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। और अगर आपको लेक्चर ज्वाइन नहीं करना है, तो आप हमारा सिर्फ मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। याद रखो, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, उतने ज्यादा आपके सीईटी और नर्सिंग एग्जाम में मार्क्स आएंगे। और ये जो मॉक टेस्ट है, ये आपके नर्सिंग और सीईटी एग्जाम पैटर्न के हिसाब से सेट किए गए हैं, और मेजर इसमें PYQs के ऊपर फोकस किया गया है। अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हो, और परचेस करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, और अगर आपको कॉल करना है तो आप इस टाइम पे कॉल कर सकते हो। एंड अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या आपको और एक्स्ट्रा MCQ सॉल्व करना है, तो आप हमारे लास्ट ईयर्स के प्लेलिस्ट चेक करो, इसमें भी मैंने आपको बहुत सारे MCQs प्रैक्टिस कराए हैं, फिजिक्स का भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया हुआ है। आई होप आपको इन वीडियोस से हेल्प मिल रही है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 16, तो ये दोनों आंसर्स नीचे कमेंट करो। आज आपको टोटल कितने क्वेश्चंस राइट आए, अपने मार्क्स कमेंट करो, और नेक्स्ट लेवल पाने के लिए आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करने बोलो, क्योंकि हमने ऑलरेडी कम्युनिटी पोल्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, और कम्युनिटी पोल्स पे बहुत ही इंटरेस्टिंग हम PYQs अपलोड कर रहे हैं। कम्युनिटी पोल का नोटिफिकेशन सिर्फ उस बच्चे को आएगा जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो। मैक्सिमम लाइक्स होंगे तो ही मैं चैप्टर का लेवल 2 लेकर आऊंगी, अदरवाइज मैं यहीं पे सीरीज को स्टॉप कर दूंगी। तो नाउ इट इज अप टू यू, वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, प्लीज बुक खोल के पढ़ाई करना स्टार्ट करो बच्चों, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।